गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडिबल? ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? ठीक है, आई एम फाइन। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, चलो एक अब मैं बता देता हूँ कि आज हमें क्या करना है। यूपी की वैकेंसी अब दिसंबर तक आ जाएंगी, दिसंबर मिड तक आ जाएंगी। ठीक है, यूपी की वैकेंसी दिसंबर मिड तक आ जाएंगी। आप प्रकाश देवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्वेश्चन जितने भी होंगे वो लास्ट के 10 मिनट में हम लोग लेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके वो लास्ट के 10 मिनट में। पंजाब का भी आइडिया नहीं है मुझे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज मैं आपको क्या कराऊंगा, किसी भी मतलब सीपीसी को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आज मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, पूरा ओवरव्यू दूंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, कि कैसे सीपीसी की प्रोसीडिंग, कैसे कैसे सिविल प्रोसीडिंग हमारे कोर्ट्स में चलती है। क्लियर? उस पूरे ओवरव्यू से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें कब कब और कैसे कैसे पढ़नी है। क्लियर? चलिए, अब देखो, अब बस मेरी बात मानते हुए अभी आप कमेंट करना बंद कर दो। क्लियर? अभी कमेंट करना बंद कर दो। जितने भी क्वेश्चन आए क्लास को लेके वो सब लास्ट के 10-15 मिनट में आपको दूंगा, जिसमें मैं आपके डाउट्स लूंगा, उसमें डाउट पूछिएगा। क्लियर? ठीक है, नीरज राव बेटा अपना रिफ्रेश कर लो एक बार। ठीक है, एक बार अपना रिफ्रेश कर लीजिए।
ठीक है, अगर आवाज नहीं आ रही, अगर आवाज नहीं आ रही तो अपना रिफ्रेश करो या फिर रीजॉइन करो, पहले ये करा करो, ठीक है, उसके बाद जो भी कुछ दिक्कत होती है वो सब सही हो जाती है। क्लियर, क्योंकि मेरे पार्ट से ऑडियो वीडियो दोनों पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, चलिए अब देखो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करना। क्लियर, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें बेसिक्स हैं। अगर ये बेसिक आपके क्लियर होंगे तो सिविल प्रोसीजर कोड में पूरे सब्जेक्ट में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो देखो एक मैक्सिम आपने सुनी होगी, उबी जस इबी रेमेडियम। उबी जस इबी रेमेडियम, ये मैक्सिम आपने सुनी होगी। क्लियर, जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ठीक, ये मैक्सिम है, इसका मतलब ये है, ये कहता है कि जहां जहां पर राइट होगा, जहां जहां पर राइट होगा वहां वहां पर रेमेडी होगी। क्लियर, मतलब जहां भी आपके पास अधिकार होगा, जहां भी आपके पास अधिकार होगा वहां पर उपचार होगा। क्लियर, जहां जहां भी आपके पास अधिकार होगा वहां वहां पर आपके पास उपचार होगा, यानी कि रेमेडी होगी। क्लियर, ये एक यूनिवर्सल मैक्सिम है। कोई भी राइट परफेक्ट राइट तभी बनता है जब उसकी रेमेडी होती है। अगर कोई ऐसा राइट हो जिसकी रेमेडी ना हो, वो राइट इम्परफेक्ट राइट माना जाता है या कहलाता है। क्लियर, अब देखो आपने ये मैक्सिम पढ़ी है, सबने सब ये मैक्सिम पढ़ते हैं कि साहब जहां पर रेमेडी, ठीक है, जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी है। वेयर देयर इज द राइट देयर इज द रेमेडी, या फिर जहां पर अधिकार होता है वहां उपचार होता है। क्लियर, चलो तो देखो अब आपको पता है कि साहब अगर मेरे पास कोई अधिकार है, अगर अगर कोई लॉ मुझे कोई राइट प्रोवाइड करा रहा है, कोई लॉ मुझे राइट प्रोवाइड करा रहा है, जैसे मैं अगर संविधान की बात करूं तो कितने सारे राइट्स हमें प्रोवाइड कराता है वो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, क्लियर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारे राइट प्रोवाइड कराता है। तो जब राइट प्रोवाइड कराता है तो साथ के साथ रेमेडी भी प्रोवाइड कराता है, साथ के साथ रेमेडी भी प्रोवाइड कराता है। क्लियर, ये सबको पता है। ठीक, जब आपको ये पता है कि साहब आपके पास कोई अधिकार है, अगर इस अधिकार का वॉयलेशन होगा तो आपके पास एक रेमेडी भी है। अगर आपके पास कोई अधिकार है, आपके पास कोई राइट है और उस राइट का कोई खनन करता है, कोई उसे वॉयलेट करता है, तो आपके पास एक रेमेडी भी है। क्लियर, बट इस रेमेडी को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। इस रेमेडी को पाने के लिए, इस रेमेडी को पाने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कोर्ट में आप जाकर क्या करोगे, अपनी रेमेडी को क्लेम करोगे। कोर्ट में जाके आप क्या करोगे, अपनी रेमेडी को क्लेम करोगे, कोर्ट आपको वो रेमेडी प्रोवाइड कराएगा। यानी कि यानी कि राइट है, रेमेडी है, बट पाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। और कोर्ट में जाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, एक पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। क्लियर, अगर आपको किसी राइट की रेमेडी चाहिए तो आपको वो कहां से मिलेगी, कोर्ट से मिलेगी। कोर्ट से रेमेडी लेने के लिए आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर, ऐसा नहीं है कि साहब आपके पास कोई अधिकार था और उसका कोई उपचार था, मतलब आपके पास कोई राइट था, उस राइट की रेमेडी भी थी। क्लियर, आपका राइट किसी ने वॉयलेट किया और आप रेमेडी खुद जाके छीन लाए, आप रेमेडी खुद जाके छीन लाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस रेमेडी को इंप्लीमेंट कराने के लिए, उस रेमेडी को आपको दिलाने के लिए कौन बैठा हुआ है, कोर्ट बैठा हुआ है। आपको कोई राइट अगर आपका वॉयलेट होता है तो उसकी रेमेडी अगर आपको चाहिए तो वो कहां से मिलेगी, कोर्ट से मिलेगी। इतना क्लियर हुआ आपको? क्लियर क्या, ये तो मुझे लगता है इतना तो आपको पता ही होगा कि साहब अगर हमारा कोई राइट वॉयलेट कर दे तो हमें उसकी रेमेडी कहां पर जाकर लेनी है, कोर्ट में जाकर लेनी है। क्लियर, अब देखो
अब देखो, देखो जब हम किसी भी लॉ की बात करते हैं तो लॉ बेसिकली दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। द वन इज सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, द वन इज सब्सटेंटिव लॉ एंड द सेकंड वन इज प्रोसीजरल लॉ। बहुत ध्यान से समझना, सारी चीजें बाद में जाके, अभी इसी क्लास में सारी चीजें बाद में इंटरकनेक्ट हो जाएंगी। ठीक, अब देखो, जब हम किसी भी लॉ की बात करते हैं तो लॉ ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर? पहला सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजरल लॉ। अब इसमें अंतर क्या क्या होता है, देखो, जो लॉ हमें देखो, जो लॉ हमें राइट प्रोवाइड करा रहा है, जो लॉ हमें रेमेडी प्रोवाइड करा रहा है, जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी इंपोज करा रहा है, वो लॉ सब्सटेंटिव लॉ कहलाता है। जैसे अब मान के चलो मैं कहूं आपसे कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड कराता है। क्लियर? तो इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। मैं कहूं साहब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी क्या करता है, हमारे ऊपर राइट को क्रिएट करता है। राइट को क्रिएट कैसे, राइट को क्रिएट कैसे करता है, ये कहता है कि साहब अगर ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि साहब मैं तुम्हें 5 रुपए दे रहा हूं, तुम मुझे अपना पेन दे दो। क्लियर? अगर ये क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। बेटा देवेंद्र, अभी पहले मैंने कहा ना, पहले पूरा मेरा सुनो फिर आप बताना। ठीक है, ए ने कहा कि मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, आप मुझे एक पेन दे दो। तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दोनों के ऊपर राइट क्रिएट कर दिया। इस पे राइट है कि ये पेन ले सकता है, और बी पर राइट है कि ये ए से 5 रुपए लेगा। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको आपको आपके ऊपर राइट क्रिएट करा रहा है। क्लियर? साथ में रेमेडी भी दे रहा है। वो कह रहा है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो आप क्या कर सकते हो, आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, आपको डैमेजेस दिए जाएंगे। तो डैमेजेस और कंपनसेशन क्या है, दीज ऑल आर रेमेडीज, दीज ऑल आर रेमेडीज। क्लियर? जो आईपीसी को अगर लेके चले, या अब भारतीय न्याय संहिता बोल सकते हो, ये आपके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज कराता है कि साहब मर्डर करोगे तो 20 साल के लिए जा सकते हो, रेप करोगे तो 20 साल के लिए जा सकते हो। क्लियर? तो कोई भी ऐसा लॉ है जो आपको राइट्स प्रोवाइड करा रहा है, रेमेडी प्रोवाइड करा रहा है, लाइबिलिटी आपके ऊपर इंपोज करा रहा है, ऐसा लॉ सब्सटेंटिव लॉ कहलाएगा। ऐसा लॉ सब्सटेंटिव लॉ कहलाएगा। क्लियर? बट देखो, आपके पास एक सब्सटेंटिव लॉ है जो आपको राइट और रेमेडी दोनों प्रोवाइड कराता है। क्लियर? आपके पास एक ऐसा लॉ है जो आपको राइट और रेमेडी दोनों के बारे में बता रहा है। बट केवल बताने से आपको रेमेडी मिल जाएगी क्या? आपको केवल बताने से कि भैया आपके ऊपर राइट क्रिएट हो सकता है, और अगर राइट वायलेट होगा तो आपको रेमेडी भी मिल सकती है। मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको दोनों चीजें बता रहा है कि सब आप ऐसे राइट आपके ऊपर आ रहा है, और वो राइट वायलेट होगा तो ऐसे रेमेडी आपको मिल जाएगी कंपनसेशन के रूप में या डैमेजेस के रूप में। बट इसे, इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराने के लिए हमें एक प्रक्रिया के द्वारा गुजरना पड़ेगा। मतलब आपको रेमेडी कहां से मिलेगी, आपको रेमेडी को अगर लेना है, क्लेम करना है, इसे इंप्लीमेंट कराना है, राइट को इंप्लीमेंट कराना है, लाइबिलिटी को इंपोज कराना है किसी के ऊपर। क्लियर? तो आपको एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा। क्लियर? और वो प्रोसीजर प्रोवाइड कराते हैं प्रोसीजरल लॉ। क्लियर? मतलब इन राइट्स को, इन रेमेडीज को, इन लाइबिलिटीज को अगर आप इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं, क्लियर, इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो आपको प्रोसीजरल लॉ में जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो मैं बात करूं सिविल राइट की या सिविल रेमेडी की, तो उसके लिए हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड है। अगर मैं बात करूं क्रिमिनल लाइबिलिटी को इंपोज कराने के लिए, तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो उसके लिए
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जैसे आज के दिन हम बीएनएसएस बोलते हैं। क्लियर? तो दो प्रकार के, ठीक है। देखो, रेमेडी को इम्प्लीमेंट रेमेडी लेने के लिए आप प्रोसीजर का सहारा लोगे, ठीक है, बट सीपीसी आपको रेमेडी दिलवाता है, ठीक है, प्रोवाइड नहीं करा रहा। मतलब समझ रहे हो, उस जो रेमेडी आपको कॉन्ट्रैक्ट ने दी हुई है उसे लेने के लिए आपको प्रोसीजर का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिविल प्रोसीजर कोड ये नहीं बताएगा कि आपको रेमेडी मिलेगी, ठीक है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बताएगा कि साहब क्या रेमेडी मिलेगी। क्लियर? बट इसे इंप्लीमेंट कराने के लिए, इन चीजों को इन्फोर्स कराने के लिए आपको एक प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ेगा, समझ रहे हैं? और वो प्रक्रिया कौन बताएगा? वो प्रक्रिया बताएंगे प्रोसीजरल लॉज। राइट और रेमेडी दोनों प्रोवाइड सब्सटेंटिव लॉ ही कराएगा, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं। हाँ, केवल स्टेप बताता है कि आप जो रेमेडी आपको ये प्रोवाइड करा रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट, उसे लेने के लिए स्टेप क्या है, उसे लेने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, उसको लेने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ये स्टेप बताता है प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। और अगर आपको सिविल रेमेडी चाहिए, सिविल राइट की बात हो रही है, तो सिविल प्रोसीजर कोड को आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। सिविल प्रोसीजर कोड कहेगा कि आप प्लेंट फाइल करो, सूट फाइल होगा, रिटन स्टेटमेंट आएगा, तो हियरिंग होगी, सेटलमेंट ऑफ इश्यू होगा, ट्रायल चलेगा, ठीक है, फिर आपको रेमेडी मिलेगी। और अगर बात क्रिमिनल लायबिलिटी की है, क्रिमिनल लायबिलिटी को इंपोज कराना चाहते हो, तो इसके लिए प्रक्रिया जो होगी वो कौन बताएगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताएगा, है ना। दोनों को पाने के लिए, दोनों को इंप्लीमेंट कराने के लिए आपको एक प्रक्रिया लगेगी, एक प्रोसीजर लगेगा, जो प्रोसीजरल लॉ बताएगा। क्लियर? तो देखो, उसमें देख लेते हैं बेटा, सदफ नाज के मेजर पोर्शन जो है किस चीज को डील करता है। देवेंद्र मोखेड़े, ठीक है बेटा। जब आप कॉन्ट्रैक्ट, आप मैं कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल जब आपको समझा रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब आप 73 से 75 सेक्शन को देखोगे, तो वहां वहां पर बता रखा है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या क्या रेमेडीज हैं। क्लियर? बट वो रेमेडी मिलेगी कैसे, ये प्रोसीजर बताएगा। क्लियर? ये प्रोसीजर बताएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक रेमेडी के बारे में बात ही ना करे, तो क्या मांगने जाओगे सीपीसी कोर्ट में? समझ रहे हो, ड्यूटीज भी आती हैं, बहुत सारी चीज आती हैं। समझ गए देवेंद्र? आपको आया समझ में? ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन लास्ट में, क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, एकदम हड़बड़ाया मत जाया करो। जितना पेशेंस आपके अंदर होगा उतनी अच्छी चीज सीख पाओगे, और जितनी जल्दबाजी आपके अंदर होगी उतना इमेच्योर कहलाओगे और कम सीख पाओगे। तो अपनी क्यूरियोसिटी को कम रखो, सीखने पे फोकस ज्यादा करो। क्लियर? चलो। हाँ ठीक है, चंचल शर्मा, आप लास्ट में बात करना, लास्ट के 10 मिनट में बात करना, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दूंगा, आप लास्ट के 10 मिनट में बात करना। देखिए, दोबारा से एक बार बता रहा हूं कि कोई भी लॉ जो आपको राइट्स, रेमेडीज, ड्यूटीज, लाइबिलिटी ये प्रोवाइड करा रहा है, वो सब्सटेंटिव लॉ है। बट इन्हीं राइट्स को, रेमेडीज को, लाइबिलिटी को इंप्लीमेंट कराने के लिए आपको प्रोसीजरल लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आपको ये लेने के लिए कोर्ट जाना है। कोर्ट में तुम ऐसे थोड़ी चले जाओगे, सीधे उठा के जज के कमरे में पहुंच गए कि जज साहब, और इसने जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, इससे जरा बोल दो मेरे को 5 रुपए दे देगा, है ना, या फिर आप इससे जरा बोल दो कि मेरे को पेन दे देगा, है ना। नहीं, एक पूरी प्रक्रिया लेट डाउन की हुई है। क्लियर? एक पूरी प्रक्रिया लेट डाउन की हुई है कि साहब आपको पहले प्लेंट फाइल करना है,
क्लियर, आपको उसमें क्या क्या चीजें लिखना है, प्लेंट के बाद क्या होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, तब जाके आपको रेमेडी कोर्ट क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। क्लियर। तो रेमेडी लेने के लिए जो प्रक्रिया हमें अपनानी है, रेमेडी लेने के लिए जो प्रोसीजर हमें अपनाना है, वो कौन बताएगा, प्रोसीजरल लॉ बताएगा। अब देखो, यानी कि मैंने कहा कि मान लो जितने भी हमारे अधिकार हैं, जितने भी हमारे राइट्स हैं, जितने भी उन राइट्स की जितनी भी रेमेडीज हैं, क्लियर, बताओ, इसे या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर कोई राइट है, ठीक है, और हर राइट की क्या होगी, एक रेमेडी होगी, ठीक। अगर ये राइट वॉयलेट होता है, अगर ये राइट वॉयलेट होता है, तो आपको कहां जाना है, आपको ये रेमेडी लेने जाना है, ठीक है, आपको ये रेमेडी लेने जाना है, और रेमेडी लेने जाने का जो रास्ता होगा वो कौन बताएगा, वो बताएंगे प्रोसीजरल लॉज, ठीक है। अगर कोई राइट आपका वॉयलेट हो जाता है, तो उस राइट की रेमेडी लेने आपको जाना है, बट कैसे जाना पड़ेगा, ये बताएगा प्रोसीजरल लॉ, ये बताएगा प्रोसीजरल लॉ। मतलब अगर मैं कहूं कि आपके पास रास्ता अगर ना हो, अगर आपके पास रास्ता ना हो, तो क्या, तो क्या इस राइट का या इस रेमेडी का कोई महत्व रह जाएगा, बताइए। मैं कहूं कि आपके पास ये रास्ता ही ना हो, क्लियर, तो क्या 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 इसका कोई महत्व रह जाएगा कि आपके पास रेमेडी है या आपके पास राइट है। आज मैं आपसे कहूं कि साहब जुपिटर पे बहुत सारी ऑक्सीजन है, बहुत सारा पानी है, बहुत अच्छी अच्छी मिनरल्स हैं, बहुत वहां बहुत बढ़िया जीवन है, बट जुपिटर तक पहुंचने का जब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो क्या उन सारे मिनरल्स का, उन ऑक्सीजन का, उस सारे एटमॉस्फेयर का कोई हमारे हमारे को कोई फायदा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो हमेशा याद रखना कि जो भी प्रोसीजरल लॉ होगा, बिना इस प्रोसीजरल लॉ के, बिना इस प्रोसीजरल लॉ के कोई भी सब्सटेंटिव लॉ क्या नहीं है, कोई भी सब्सटेंटिव लॉ इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। बिना बिना प्रोसीजरल लॉ के कोई भी सब्सटेंटिव लॉ इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कोई रेलेवेंट ही नहीं माना जाता। क्लियर। क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ में जो भी राइट, रेमेडीज, ड्यूटीज, लायबिलिटी, ये सब हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं, इन्हें इंप्लीमेंट कराने के लिए हमारे को क्या लगेगा, हमारे को एक प्रोसीजरल लॉ लगेगा। क्लियर। वहीं पर अगर मैं बात करूं सिविल राइट की, अगर मैं बात करूं सिविल सिविल की, यानी कि अगर सिविल राइट है और सिविल रेमेडी चाहिए, तो फिर ये रास्ता बताने के लिए हमारे पास क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड। क्लियर। प्रोसीजरल लॉ कौन सा है हमारे पास, सिविल प्रोसीजर कोड। और वहीं पर अगर मैं बात करूं क्रिमिनल साइड की, यानी कि क्रिमिनल लायबिलिटीज की, अगर आपको क्रिमिनल लायबिलिटीज को किसी के ऊपर क्या कराना है, इंपोज कराना है, तो उसके लिए रास्ता बताने के लिए हमारे पास प्रोसीजरल लॉ कौन सा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे आज के टाइम पर हम बोलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्लियर। हाँ, मेजरली दो ही प्रोसीजरल लॉ आप मान के चलो, ठीक है। कहीं कहीं पर किसी किसी माइनर एक्ट में प्रोसीजर उसी एक्ट में लिख दिया जाता है कि साहब इसके लिए आप ये सब करोगे, ठीक है, बट अगर मेजरली जनरली हम बात करें तो जनरली हमारे पास यही दो प्रोसीजरल लॉ है। क्लियर। हाँ, एविडेंस को भी प्रोसीजरल मानते हैं, बस उसमें स्टॉपेल वाला जो पार्ट है उसे सब्सटेंटिव पार्ट बोला जाता है, बट अगर जनरली देखा जाएगा तो एविडेंस को भी प्रोसीजरल पार्ट बोला जाता है, क्योंकि वो इसी रास्ते को क्या करता है, और ज्यादा ग्लोरीफाई करता है। क्लियर। और ज्यादा अच्छा बनाता है इसी रास्ते को। क्लियर। क्लियर। तो देखो, मैंने बताया कि उबी जस इबी रेमेडियम, ये जो हमारी मैक्सिम है, उबी जस इबी रेमेडियम, उबी जस इबी रेमेडियम, बेटा देखो ये होती है मेच्योरिटी, जो मैं आपको बताता हूं, हमारे पास 100 से ज्यादा लॉ है, और अभी जब प्रोसीजर की बात, अभी मैं सीपीसी पढ़ा रहा हूं,
अब सीपीसी में लगातार ये आने लगे कि सर टीपीए क्या है, सर कॉन्स्टी क्या है, सर फलाने क्या है, सर ये क्या है, ये क्या है। बेटा ऐसे तो 200-500 लॉ हैं। अगर हर बच्चा एक एक लॉ लिख के पूछेगा कि सर ये सब्सटेंटिव है या प्रोसीजर है, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि फालतू के क्वेश्चन बीच में मत पूछा करो, ये सब क्वेश्चन क्लास के एंड में पूछा करो या फिर सैटरडे में। क्लियर। अभी क्या है कि अभी जो चीज समझा रहा हूं ना उसे समझने पे फोकस करो। ठीक है। और चलिए, अब देखो मैंने आपको ये मैक्सिम कराई, उभी जस्ट इवी रेमेडियम, उभी जस्ट इवी रेमेडियम। और देखो एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि बहुत से बच्चों की मैं टेंडेंसी बताता हूं। टेंडेंसी का कल हमने हिंदी देखा था। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति बहुत सारे बच्चों की क्या होती है कि इसे परेशान करते हैं। ठीक है, बीच में कुछ ना कुछ लिख देंगे जिससे इसका मूड ऑफ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा मूड ऑफ नहीं होता। ठीक है, आप कितना भी मुझसे बोलते रहना, बस ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैं इग्नोर करना स्टार्ट कर दूंगा, जो मैं करना नहीं चाहता किसी भी बच्चे को इग्नोर। क्लियर। कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं कि ये करते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं, है ना, इनका टेस्ट लेते हैं कि इन्हें ये पता है नहीं पता, ये पता है या नहीं पता। तो मैं अपना टेस्ट ऑलरेडी दे चुका हूं, है ना। जिन लोगों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता मैं ऑलरेडी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर था और छोड़कर आपको पढ़ा रहा हूँ रेजिग्नेशन दे के। तो जिन चीजों की आप तैयारी कर रहे हो ना वो ऑलरेडी मैं क्वालिफाई कर चुका हूं, तो मैं अपना टेस्ट वहां पर दे चुका हूं। क्लियर। 6-7 साल से पढ़ा रहा हूं, है ना। तो जो बच्चे इस भावना से कुछ भी लिख देते हैं कि सब इन्हें टेस्ट करता हूं, मैं एक नई चीज सीख के आया हूं, इनसे पूछता हूं, है ना, तो वो भी बेकार है। क्लियर, वो भी चीजें बेकार हैं। तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अगर ऐसी धारणा है तो। ठीक है, ऐसी धारणा है तो। ठीक है। और अगर आप इनोसेंटली अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बेटा मेरी बात मान लो कि स्टार्टिंग के 1.5 घंटे मत पूछा करो, उसके बाद कुछ भी पूछा करो। और इनोसेंटली तो आप मुझे, मैं बता रहा हूं, उल्टा सीधा बड़ा भुला भी बोल दोगे तब भी मुझे इतना सा बुरा नहीं लगेगा। क्लियर। चलिए, देखो ओविजय सिबी रेमेडियम। अब देखो ओविजय सिबी रेमेडियम मैंने ये स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये एक यूनिवर्सल मैक्सिम है जो कहती है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। मतलब जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी भी है। क्लियर। बिना रेमेडी के राइट बेकार है, बिना रेमेडी के राइट बेकार है। ठीक है, बट आप मान के चलो कि इस राइट के वायलेशन पे अगर मुझे ये रेमेडी चाहिए तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा, मुझे प्रोसीजरल लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर, मुझे प्रोसीजरल लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर। अगर ये एक मैक्सिम है जो कहती है कि साहब वेयर देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी, बट जब इस रेमेडी को मैं लेने जाऊंगा तो मुझे प्रोसीजरल लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। और मान लो ये प्रोसीजरल लॉ ना हो, मान लो ये जो रास्ता है ये रास्ता हमारे पास ना हो। क्लियर, तो क्या इस राइट की रेमेडी में ले पाऊंगा, बताइए, क्या इस राइट की रेमेडी ले पाऊंगा। नहीं ले पाऊंगा। क्लियर, इस राइट की रेमेडी में नहीं ले पाऊंगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस मैक्सिम इज इनकम्प्लीट, दिस मैक्सिम इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रोसीजरल लॉज, दिस मैक्सिम इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रोसीजरल लॉज। क्लियर, दिस मैक्सिम ओबिजा सिमी रेमेडियम इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस प्रोसीजरल लॉज। इतना इंपॉर्टेंट है हमारा सीपीसी कि अगर सीपीसी ना हो, अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ना हो तो फिर किसी भी अधिकार का, किसी भी राइट का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। अगर हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी प्रोसीजरल लॉ नहीं है
क्लियर? तो फिर किसी भी राइट का होने का, किसी भी रेमेडी के होने का हमारे पास कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। क्लियर? चलो अब एक पैराग्राफ आप लिख लो इस पे, एक पैराग्राफ इस पे लिख लीजिए जो अभी तक मैंने पढ़ाया है। उसके बाद हम सिविल प्रोसीजर कोड का भ्रमण करेंगे, यानी कि एक ओवरव्यू देखेंगे, एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्टार्ट कहां से होगी चीजें और कहां तक जाएंगी। क्लियर? चलो प्लीज राइट वन पैरा, प्लीज राइट वन पैरा। और बेटा मैंने कल के जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स थे उसका हिंदी का मैंने सारे टॉपिक्स का हिंदी में ट्रांसलेशन करके मैंने मैनेजमेंट को भेज दिया है। वो आज के नोट्स के साथ लगकर या फिर कल के नोट्स के साथ लगकर आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, ताकि कम से कम टॉपिक जो टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में पता चल जाए। क्लियर? तो वो मैंने सारे हिंदी में लिखकर खुद और वो मैनेजमेंट को भेज दिया है, और वो आज के नोट्स के साथ लगकर या कल के नोट्स के साथ लगकर आपको आ जाएगा। क्लियर? चलो अब इसका एक पैराग्राफ लिख लीजिए प्लीज। उबी जस इबी रेमेडियम, उबी जस इबी रेमेडियम would have been incomplete without the procedural law। हाँ, यही सब ये जो मैंने पढ़ाया है ना आपको, मैक्सिम और प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ जो समझाया है, क्लियर, उसी के नीचे फिर आप ऐसे ही एक पैराग्राफ लिख लीजिए। उबी जस इबी रेमेडियम, उबी जस इबी रेमेडियम। ठीक है बेटा, पूरी डिक्टेशन को बोर्ड पर लिखने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, उससे डबल टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए मैं जो कठिन शब्द आते हैं वो बोर्ड पर लिखता चलता हूं। अब ऑफ, द, इज, आर, ये भी बोर्ड पर लिखना पड़ेगा तो फिर क्या क्या फायदा। चलिए प्लीज राइट। Ovidius Ibiremedium would have been incomplete without, would have been incomplete without, would have been incomplete without procedural law, procedural law, Ovidius Ibiremedium would have been incomplete without procedural law। It is the procedural law, it is the procedural law। अब जैसे प्रोसीजरल लॉ की टाइप ये स्पेलिंग ये लिखी हुई, इट इज द प्रोसीजरल लॉ, it is the procedural law which give completeness to the substantive law, which gives completeness to the substantive law। It is the procedural law which gives completeness to the substantive law। क्लियर? ये सब्सटेंटिव लॉ को कंप्लीट बनाता है, क्योंकि बिना प्रोसीजरल लॉ के किसी भी सब्सटेंटिव लॉ का कोई महत्व नहीं है। क्लियर? तो लिखो, इट इज द प्रोसीजरल लॉ विच गिव्स कंप्लीटनेस टू द सब्सटेंटिव लॉ, and gives the real meaning, 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 and gives the real meaning and effect to the above maxim, and give the real meaning and effect to the above maxim। चलिए देखो, अब स्टार्ट हमें करना है ओवरव्यू,
यानी कि सीपीसी अब जैसे जैसी टाइमलाइन मैंने भारतीय जैसी जिन्होंने मेरे से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया है सीआरपीसी, जैसी टाइमलाइन मैंने वहां पर बनवाई थी और पूरा सीआरपीसी उस टाइमलाइन पे फॉल करा दिया था आपका, ऐसे ही मैं टाइमलाइन आपको सीपीसी में कराऊंगा। बिल्कुल कहां से सीपीसी स्टार्ट होगा, मतलब कहां से सीपीसी का यूज स्टार्ट होता है और कहां पर खत्म हो जाता है, वो टाइमलाइन में आपको कराऊंगा कि कैसे सिविल प्रोसीडिंग रन करती है कोर्ट में। क्लियर? फिर वो टाइमलाइन जब आपके दिमाग में शॉर्ट में बन जाएगी, उसके बाद आप देखोगे कि उसी टाइमलाइन पे पूरा सिविल प्रोसीजर कोड हम पढ़ लेंगे और आपको हर जगह का हर चीज का आपको हर टॉपिक का ये पता होगा कि किस स्टेज में ये फॉल करेगी। क्लियर? तो आज पूरा ओवरव्यू, ठीक है, आज पूरा ओवरव्यू आपको क्या मिलेगा, आज पूरा ओवरव्यू आपको सिविल प्रोसीजर कोड का मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ठीक है, वही बेटा मैं ना जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में लिखाया है वो मैंने हिंदी में आपको पहले समझाया है। मैं हमेशा समझाता पहले हूं, लिखाता बाद में हूं। तो जो भी मैंने, जैसे क्या मैंने कहा था कि वो जो मैक्सिम है, यानी कि जहां पर अधिकार होगा वहां पर उपचार होगा, बट उपचार लेने के लिए तो आपको रास्ता लगेगा। वो रास्ता आपको कौन बताएगा? प्रोसीजरल लॉ बताएंगे। क्लियर? और बिना प्रोसीजरल लॉ के आप उस उपचार तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब अगर आपके पास प्रोसीजरल लॉ नहीं है तो वो अधिकार और उपचार दोनों आपके लिए बेकार है। ठीक है, इसी को मैंने पैराग्राफ में अभी लिखवाया है। क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो, अब यहां पर आपने ये चीज पढ़ी, यहां पे आपने ये चीज पढ़ी कि साहब आपके पास अगर कोई अधिकार है और अगर उस अधिकार का क्या होगा, वॉयलेशन होगा, ठीक, तो आपको क्या मिलनी चाहिए? रेमेडी मिलनी चाहिए। क्लियर? मतलब अगर आपके पास कोई अधिकार है, अगर आपके पास कोई अधिकार है और उस अधिकार का अगर खनन होता है, ठीक है, उस अधिकार को अगर कोई वायलेट करता है, तो आपको उसका क्या मिलेगा? रेमेडी मिलेगी, उपचार मिलेगा। क्लियर? बट उसे लेने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ये बताएगा सिविल प्रोसीजर कोड। क्लियर? ये बताएगा सिविल प्रोसीजर कोड। अब देखो, देखो, मान लो हमारे पास कोई अधिकार है, ठीक, इस अधिकार को कोई वायलेट कर देता है, इस अधिकार को कोई वायलेट कर देता है, तो हमारे पास एक चीज अराइज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन, जिसे क्या बोलते हैं हम? कॉज ऑफ एक्शन। क्लियर? कॉज ऑफ एक्शन। ठीक, अब कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा? एक्शन का मतलब क्या है? हमारा राइट वायलेट हुआ है तो हम एक्शन ले सकते हैं। क्लियर? एक्शन ले सकते हैं। एक्शन क्या होगा? राइट टू सू, मतलब हम क्या फाइल कर सकते हैं? क्या फाइल कर सकते हैं? राइट टू फाइल अ सूट, सूट फाइल कर सकते हैं। क्लियर? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास कारण है, क्योंकि हमारे पास क्या है? कारण है। कारण क्या है? कि हमारा अधिकार वायलेट हुआ है। समझो, शब्द के मतलब को समझना सीखो, शब्द के मतलब को समझना सीखो। अब देखो, अगर हमारे पास कोई अधिकार है और उस अधिकार को वायलेट किया गया है, क्लियर, तो हमारे पास एक कारण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किसका? कार्यवाही करने का। किसका? कार्यवाही करने का। ठीक है, इसी कार्यवाही के कारण को हम इंग्लिश में बोल देते हैं कॉज ऑफ एक्शन। हमारे पास अब कारण आ चुका है कि हम सूट फाइल कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। तो सीपीसी कहता है कि आप सूट फाइल करोगे, बट कब? जब आपके पास कोई कारण होगा।
जब आपके पास कोई कारण होगा, ठीक है, और कारण कब होगा, जब आपका कोई अधिकार वॉयलेट किया जाएगा। कारण होगा जब आपके पास आपका कोई अधिकार क्या किया जाएगा, वॉयलेट किया जाएगा। क्लियर? तो देखो यहां पर फिर से मैं बताता हूं, अगर आपके पास कोई अधिकार है, कोई राइट है, उस राइट का अगर वॉयलेशन हो गया है, उस राइट को अगर, उस अधिकार को किसी ने खनन खनन कर दिया उस अधिकार का, क्लियर, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कॉज आ जाएगा, कारण आ जाएगा एक्शन लेने का। इसीलिए इसे बोलते हैं, अगर किसी के लीगल राइट को वॉयलेट कर दिया जाए तो कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो जाता है। क्लियर? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर अगर आपके पास कोई अधिकार है और उस अधिकार को कोई आपसे छीन ले, तो आपके पास उसके खिलाफ एक्शन लेने का कारण उत्पन्न हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कॉज ऑफ एक्शन वही है जो एक लीगल राइट के वॉयलेशन होने पर आपको मिल रहा है। क्लियर? तो देखो ये क्या है, ये है रीजन बिहाइंड द सूट। ये क्या है, रीजन बिहाइंड द सूट। क्लियर? वाद का कारण, ठीक है, वाद का कारण, सूट को क्या बोलते हैं, वाद, है ना। तो वाद का कारण क्या है, कॉज ऑफ एक्शन। अगर आपके पास कॉज ऑफ एक्शन होगा तभी आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है बेटा, तुम मानोगे नहीं है देवेंद्र, मैंने कहा ना ये सब चीजें कवर होनी है, तो उसे अभी इतनी क्यूरियोसिटी तुम्हारे में क्यों जाग रही है? जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करो, वरना अभी तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है। जब ये पूरा पढ़ा दूंगा तो फिर ये रह जाएगा, फिर इस पे क्वेश्चन पूछोगे जब मैं कुछ और पढ़ा रहूंगा। बहुत ध्यान से दो। तो देखो हमारे पास सूट फाइल करने के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन है तो हम क्या फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। बेटा नोट करना है, बिल्कुल नोट करना है, जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं सबको नोट करना है। ठीक, तो देखो सूट, अब हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन आ गया, कॉज ऑफ एक्शन है तो हम क्या फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। क्लियर? अब ये होगा कैसे, ये सिविल प्रोसीजर कोर्ट बताएगा। ठीक है, अगर ये होगा कैसे तो ये सिविल प्रोसीजर कोर्ट बताएगा। क्लियर? अब देखो हमारे पास एक कॉज ऑफ एक्शन आया, तो सिविल प्रोसीजर कहता है कि आप क्या करो, एक प्लेंट फाइल करो। क्या कहता है, अगर आपके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है कि आपके पास कोई अधिकार था और उस अधिकार को किसी ने वॉयलेट कर दिया है। क्लियर? तो आप क्या करो, एक प्लेंट फाइल कर दो। क्या करो, एक प्लेंट फाइल कर दो। क्लियर? एक प्लेंट फाइल कर दो, और प्लेंट फाइल करते ही हमारी प्रोसीडिंग क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जहां से सीपीसी वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जहां से सीपीसी वर्क करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? ध्यान से समझना, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। क्लियर? ये कुछ, हाँ, वाद पत्र, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। आप प्रक्रिया स्टार्ट कहां से हो रही है अगर कोई कहे कि कॉज ऑफ एक्शन से प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है तो वो गलत होगा। अगर कोई कहे कि कॉज ऑफ एक्शन से सिविल प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है तो वो गलत होगा। क्लियर? स्टार्ट प्रक्रिया कहां से होगी, प्लेंट से, जैसे हम बोलते हैं वाद पत्र। ठीक है, जो सिविल प्रक्रिया है, जो सिविल प्रोसीजर है, वो कहां से स्टार्ट होगा, प्लेंट से स्टार्ट होगा। सिविल प्रोसीजर कोर्ट का काम कहां से स्टार्ट होगा, प्लेंट से स्टार्ट होगा। इसके स्टार्ट होने के पीछे का कारण होता है कॉज ऑफ एक्शन। क्लियर? यानी कि वाद हेतुक जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, समझे इस बात को। प्लेंट, प्लेंट यानी कि वाद पत्र। प्लेंट, प्लेंट क्या होगा, ये सब चीजें बाद में आएंगी, अभी अब बस आप केवल सुनते रहो। प्लेंट, प्लेंट बहुत बड़ा टॉपिक है।
प्लेंट क्या होगा, कौन फाइल करेगा, क्या क्या इसमें लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ये सब हम डिटेल में प्लेंट में पढ़ेंगे। क्लियर? बट आज ओवरव्यू देखो बस, ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्लियर? अब देखो, आपके पास एक राइट था, उस राइट का वॉयलेशन हुआ, वॉयलेशन होगा तो आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। कॉज ऑफ एक्शन आ गया, इसका मतलब अब आप प्लेंट फाइल कर सकते हैं, यानी कि वाद पत्र दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में, प्लेंट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, और प्लेंट फाइल करते ही यहां से आपकी सिविल प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब देखो, जैसे ही ये प्लेंट जैसे ही ये प्लेंट क्या होता है, इस पे ये नंबर्ड हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रार होगा कोर्ट का, वो इसे रजिस्टर कर लेगा, इस पर नंबर चढ़ा देगा। इस पर नंबर चढ़ते ही इसे हम क्या बोल देंगे, इस नंबर चढ़ते ही इसे हम बोलेंगे सूट, कि साहब हमारा सूट फाइल हो गया कोर्ट में। ठीक है, हमारा सूट फाइल हो गया कोर्ट में। ठीक है, यानी कि हमारा जो वाद है वो कोर्ट में दाखिल हो गया, हमारा जो वाद है वो कोर्ट में क्या हो गया, दाखिल हो गया। क्लियर? अब देखना, बहुत ध्यान से समझते रहना, पूरी पूरी प्रक्रिया को बहुत ध्यान से समझते रहना। ठीक है, मेरे पास एक अधिकार था, ठीक, जिसे किसी ने वॉयलेट कर दिया, वॉयलेट करते ही मेरे पे क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, मतलब कार्रवाई करने का कारण मेरे अंदर आ गया, मेरे पास। ठीक है, जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा तो अब मेरे पास क्या आ गया, अब मैं सूट फाइल कर सकता हूं, सूट यानी कि अपना वाद फाइल कर सकता हूं। क्यों? इस राइट की रेमेडी लेने के लिए, इस राइट की रेमेडी लेने के लिए। क्लियर? और सूट फाइल कैसे होगा, प्लेंट फाइल करके, है ना, हमें वाद दाखिल करने के लिए वाद पत्र दाखिल करना पड़ेगा, यानी कि सूट फाइल करने के लिए हमें एक प्लेंट कोर्ट में जमा करके आनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, अब आपने प्लेंट फाइल करी, आपने अपनी सारी दिक्कतें बता दी कि साहब मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया था, और कि मैं इसे 5 रुपए दूंगा, ये मुझे पेन देगा। क्लियर? मैंने तो इसे 5 रुपए दे दिए, बट इसने तो मुझे पेन नहीं दिया। ये सारी चीजें आप अपने किस में लिखोगे, प्लेंट में लिखोगे। क्लियर? ठीक, अब जब सूट फाइल हो जाएगा तो इसके बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट समन भेजेगी किसे, डिफेंडेंट को। ठीक है, डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट कौन होगा, जिसने आपका राइट वॉयलेट किया है। डिफेंडेंट कौन होगा, जिसने आपका राइट वॉयलेट किया है, मतलब जिसके जिसके खिलाफ आपने सूट फाइल किया है। क्लियर? देखो, आपने प्लेंट फाइल करा, इसलिए आपको बोलेंगे प्लेंटिफ। ठीक है, आपने प्लेंट फाइल किया, इसलिए आपको बोलेंगे प्लेंटिफ। ठीक है, यानी कि वादी। ठीक, और इस प्लेंट में आप क्या लगाओगे, उस पर इल्जाम लगाओगे, कहोगे कि साहब इसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, इसने पेन मेरा नहीं दिया, मुझसे 5 रुपए ले लिए। वो इस चीज को क्या करेगा, डिफेंड करेगा कि नहीं जज साहब, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत लगाया जा रहा है। वो इस चीज को क्या करेगा, डिफेंड करेगा। तो उसके प्लेंट में जो जो चीजें लिखी होंगी उसे डिफेंड करेगा, इसलिए उसे बोलेंगे डिफेंडेंट, यानी कि प्रतिवादी। ठीक है, इसे बोलेंगे वादी। क्लियर? पीयूष टंडन, जो पढ़ा रहा हूं पहले वो कर लो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन वगैरह सब बाद में पूछना है ना, तो डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो पहले समझ लीजिए आप। देखो, ध्यान से देखते हुए चलना, क्योंकि देखो ये क्या है, ये बेस है, अगर ये स्ट्रांग हो गया तो पूरा सीपीसी इस पे झूल जाएगा। समझ रहे? पूरा सीपीसी इस पे फॉल करेगा, हर टॉपिक इस टाइमलाइन पे फॉल करेगी। क्लियर? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ध्यान से समझो। देखो,
अधिकार वायलेट हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, प्लेंट आपने फाइल कर दिया, प्लेंट सूट बन गया, है ना। फिर कोर्ट क्या भेजेगी, कोर्ट समन भेजेगी किसे, डिफेंडेंट को, ठीक है, समन्स भेजेगी डिफेंडेंट को कि साहब समन्स में क्या होगा कि साहब आपके खिलाफ ऐसी ऐसी शिकायत आई है, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी शिकायत आई है कि आपने लड़के का पेन नहीं दिया, उससे 5 रुपए ले लिए। क्लियर, तो इस समन का रिप्लाई करेगा, ठीक है, इसका रिप्लाई करेगा। क्लियर, और रिप्लाई को क्या बोलोगे, रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, ये क्या होता है, रिप्लाई टू द प्लेंट, मतलब जो चीजें प्लेंट में लिखी हुई थी, मतलब जो इस प्लेंटिफ ने दाखिल किया था, जो इस वादी ने दाखिल किया था, उसके रिप्लाई में डिफेंडेंट जो चीज दाखिल करेगा उसे बोलेंगे रिटन स्टेटमेंट, कहेगा कि साहब मैंने तो इसे पेन दे दिया, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो मुझसे दोबारा से पेन लेने के लालच में मेरे खिलाफ सूट फाइल किया है, मैंने तो इसे जिस दिन 5 रुपए इससे लिए थे मैंने तो उसी दिन इसे पेन दे दिया था। तो डिफेंडेंट अपने बचाव में, डिफेंडेंट अपने डिफेंस में क्या फाइल करेगा, स्टेटमेंट लिखकर फाइल करेगा, ठीक है, प्लेंट का रिप्लाई फाइल करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रिटेन स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। जवाब दावा, वेरी गुड आदित्य, जवाब दावा, ठीक है, यहां लिख देता हूं, जवाब दावा, ठीक है। अगर इतनी मदद तुम मेरी करते रहोगे तो मतलब दुगनी रफ्तार से आप सीखोगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो यहां तक प्रक्रिया यहां तक समझ में आ गई आपके, बताओ, यहां तक प्रक्रिया समझ में आ गई। 30 दिन होता है, अब कितने दिन होता है, कौन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है, ये सारी चीजें बाद में, ये सारी चीजें आज केवल आपको ओवरव्यू लेना है। क्लियर, चलो, अब आपको ये पता चल गया यहां तक, ठीक है। अब चलो उस चीज को छोटा कर देते हैं, यानी कि आपने देखा कि आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन था, कॉज ऑफ एक्शन के बाद, सॉरी, आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन था, कॉज ऑफ एक्शन के बाद आपने प्लेंट फाइल किया, प्लेंट के बाद वो सूट बना, फिर समन गया डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट के बाद समन के बाद उसने क्या फाइल करा, रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। यहां तक आपने पढ़ लिया, यहां से आगे की कहानी चलनी है, अब यहां से आगे की कहानी चलनी है। क्लियर, अब देखो, अब जो हमारा प्लेंटिफ है, मतलब जिसका अधिकार वॉयलेट हुआ है, उसने भी लिखित में चीजें दे दी, उसने भी लिखित में चीजें दे दी, और जिसके खिलाफ इसने इल्जाम लगाया था उसने भी लिखित में चीजें दे दी, यानी कि दोनों के तरफ के बयान अब कोर्ट के पास है, दोनों तरफ के बयान, दोनों का पक्ष अब कोर्ट के पास है। क्लियर, अब कोर्ट के पास है। क्लियर, तो जैसे ही प्लेंट आया, फिर प्लेंट का इसने रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई ऑफ प्लेंट को क्या बोलेंगे, रिटन स्टेटमेंट बोलेंगे। क्लियर, रिटन स्टेटमेंट आने के बाद फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट हियरिंग करेगा, दोनों को बुला के सुनवाई करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हियरिंग। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है फर्स्ट हियरिंग। क्लियर, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होती है फर्स्ट हियरिंग, ठीक है, फर्स्ट हियरिंग रहेगी बेटा, अतुल कुमार दुबे, ठीक है, रहेगी, ठीक है, वो तो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं बस आपको स्टेजेस करा रहा हूं। फर्स्ट हियरिंग, ठीक है, और फर्स्ट हियरिंग कब होगी, ये समन में ही लिख दिया जाता है। फर्स्ट हियरिंग कब होगी, ये समन में ही लिख दिया जाता है। बेटा टाइमिंग क्या होगी, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की 30 दिन होती है, बट ये सब अब बाद की बात है। ठीक है, थैंक यू शिखा। क्लियर, अब देखो पहली हियरिंग में होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना,
पहली हियरिंग में होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो पहली सुनवाई होगी इसमें होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना। देखो यहां पर जितनी भी पार्टी होती हैं उन्हें एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, यहां पर फर्स्ट हियरिंग में क्या होगा, पार्टीज को एग्जामिन किया जाएगा। क्या होगा, पार्टीज को एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, पार्टी को एग्जामिन किया जाएगा। पार्टी को एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, अब पार्टी को एग्जामिन दोनों तरफ से सुनेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से सुनेंगे, कहेंगे साहब तुम प्लेंटिफ यानी कि जो वादी है उससे कहेंगे तुम अपना पक्ष बताओ, जो प्रतिवादी है यानी कि जो डिफेंडेंट है उनसे कहोगे अपना पक्ष बताओ, कि साहब तुम कह रहे हो इसने 5 रुपए लेके पेन नहीं दिया, बट ये तो कह रहा है कि 5 रुपए लेते वक्त इसने पेन दे दिया है और तुम दूसरा पेन इससे जो है लेना चाह रहे हो। क्लियर, दोनों को एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिन करने के पीछे पर्पस क्या होगा, देखो मेन पर्पस क्या होता है पार्टी को एग्जामिन करने का, कि ये नेचर ऑफ डिस्प्यूट जानना चाहती है कोर्ट, नेचर ऑफ डिस्प्यूट जानना चाहती है। क्लियर, कि ये जो डिस्प्यूट है इसका नेचर क्या है। अगर इसका नेचर ऐसा होगा जिसका निवारण कोर्ट के बाहर कर दिया जाए, तो कोर्ट कहती है कि भैया तुम ऐसा करो, एडीआर करा लो, तुम ऐसा करो, इसमें आर्बिट्रेशन करा लो, तुम ऐसा करो, इसे लोक अदालत से क्लियर करा लो। क्लियर, तो पार्टी को एग्जामिन फर्स्ट हियरिंग में जो पहली सुनवाई होती है उसमें दोनों पक्ष को सुना जाता है और दोनों पक्ष को सुनने के बाद नेचर ऑफ द डिस्प्यूट तय किया जाता है। क्लियर, नेचर ऑफ द डिस्प्यूट तय किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि केस को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर इन्हें जो है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की तरफ भेज देना चाहिए। एडीआर का मतलब है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसका मतलब होता है, अभी सिंपल मतलब समझ लीजिए, कि आप कोर्ट में ना आके कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लें। ठीक है, और वो सेटलमेंट कितने प्रकार से हो सकता है, आर्बिट्रेशन हो सकता है, लोक अदालत से हो सकता है, कंसिलिएशन हो सकता है। क्लियर, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने को बोलते हैं एडीआर, है ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। मीडिएशन हो सकता है। क्लियर, तो देखो नेचर ऑफ डिस्प्यूट देख लिया। नेचर ऑफ डिस्प्यूट में अगर मान के चलो कोर्ट कहती है कि जो एडीआर है ये नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है, ये जो एडीआर है यानी कि ये जो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट वाली जो बात है, अगर ये इस केस में पॉसिबल नहीं है, अगर ये इस केस में पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट हियरिंग के बाद क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ इशू, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। यहां पे इशू बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, इशू बनाए जाते हैं। और इशू कैसे बनेंगे, इशू कैसे बनेंगे, हम फर्स्ट हियरिंग में क्या करेंगे, फर्स्ट हियरिंग में पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ढूंढेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि इसने मुझे पेन नहीं दिया और ये कह रहा है मैंने इसे पेन दे दिया। जब दोनों आपस में विरुद्ध हो गए किसी चीज को लेके, ठीक है, वाद प्रश्न, वाद प्रश्न, ठीक है, थैंक यू समीर कुमार दुबे। वाद प्रश्न, क्लियर, तो देखो पॉइंट, अब जब पहली सुनवाई हुई, दोनों पक्षों को सुना गया, दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम एक क्या निकालते हैं, ऐसा पॉइंट निकालते हैं जिस पर दोनों विरुद्ध हो आपस में, जिसमें दोनों विरुद्ध हो। ठीक है, जिसमें दोनों अपोजिट हो। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इसने पेन नहीं दिया, ये कह रहा है कि मैंने पेन दे दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। और जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है उसी को हम क्या बना देते हैं, वाद प्रश्न बना देते हैं, यानी कि सेटलमेंट ऑफ इशू कर देते हैं। क्लियर, सेटलमेंट ऑफ इशू कर देते हैं। क्लियर, ठीक है, और सेटलमेंट ऑफ इशू होते ही क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इशू होते ही क्या हो जाता है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ इशू होते ही क्या हो जाता है,
वाद प्रश्न या वाद बिंदु एक बार चेक कर लेना। क्लियर। ट्रायल सेटलमेंट ऑफ इश्यू होते ही क्या हो जाता है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ट्रायल का बता रहे हैं विचारण, ठीक है, विचारण। ठीक है, विचारण। हाँ, क्रिमिनल में चार्ज फ्रेमिंग से हो जाता है ट्रायल स्टार्ट। यहां पे सेटलमेंट ऑफ इश्यू से क्या हो जाता है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। अब देखो, अब हमने क्या देखा, अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास एक कॉज ऑफ एक्शन था, हमने प्लेंट फाइल किया, प्लेंट सूट बना, ठीक है। सूट के बाद कोर्ट ने समन भेजा डिफेंडेंट को, उसने फिर रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, फिर कोर्ट ने क्या करा, फर्स्ट हियरिंग करी, फर्स्ट हियरिंग करके उसने इशू बना दिए, ठीक है, उसने क्या बना दिए, इशू बना दिया, यानी सेटलमेंट ऑफ इशू हो गया। और सेटलमेंट ऑफ इशू होते ही क्या स्टार्ट हो गया, ट्रायल स्टार्ट हो गया। और अब ट्रायल के बाद की कहानी जानेंगे, ट्रायल में क्या होगा। क्लियर, ट्रायल की कहानी, ट्रायल स्टार्ट हो गया। क्लियर, बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। सिविल, देखो सिविल प्रोसीजर कैसे चलता है, ये जो प्रोसीडिंग है सिविल, ठीक है, जो सिविल प्रक्रिया है ये कैसे चलेगी, ये समझ में आ रहा है आपको, क्या क्या चीजें होंगी, ये समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, अब ट्रायल के बाद क्या क्या होगा ये चीजें हमें देखनी है। सेटलमेंट ऑफ इशू तो बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, इसे सेटलमेंट ऑफ इशू में क्या होता है, चलो मैं स्टार्ट थोड़ा सा बता देता हूं, सेटलमेंट ऑफ इशू थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, ठीक है, ठीक है, मैंने समझ लिया आपके क्वेश्चन क्या है। अभी एक मिनट, कमेंट को रोको, मैं बताता हूं। देखो, नहीं, देखो, एक मिनट वेट करिए बेटा, ये थोड़ा सा शायद हैंग हो गया। ब्रेक दूंगा, ब्रेक दूंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, यहां तक मैं चाह रहा हूं, यहां तक क्लियर कर दूं पहले। देखो एक चीज देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान से। ये एक लड़का है ए, ये एक लड़का है बी। इसने कहा कि मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा और तुम मुझे क्या दे देना, पेन दे देना। क्लियर, इसने 5 रुपए तो दे दिए, बट इसने पेन नहीं दिया। तो ए ने क्या करा, ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया, ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया और कहा कि साहब इसने मुझे पेन नहीं दिया। ठीक है, इसने कहा कि इसने मुझे पेन नहीं दिया। क्लियर, और कहा कि मैंने इसे 5 रुपए जो है दे दिए थे। इसने प्लेंट में दो चीजें लिखी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ए ने जो सूट फाइल किया है और जो वाद पत्र इसने दाखिल किया था, प्लेंट जो फाइल की थी, उसमें लिखा था कि साहब मैंने इसे 5 रुपए दे दिए, इसने मुझे पेन नहीं दिया और हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि 5 रुपए में पेन देगा। क्लियर। बी ने रिटन स्टेटमेंट में यह फाइल किया कि मैं मानता हूं कि इसने मुझे 5 रुपए दिए हैं, मैं ये एडमिट करता हूं, मैं ये मानता हूं कि इसने मुझे 5 रुपए दिए हैं, बट मैं ये नहीं मानता कि मैंने इसे पेन नहीं दिया। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट तो क्या करता है, एडमिट करता है, बट इस वाले पॉइंट को क्या कर देता है, डिनाई कर देता है, क्या कर देता है, डिनाई कर देता है। क्लियर। तो देखो, जो चीज सामने वाला बोल रहा है और मैं मान रहा हूं, तुम कहोगे सर जो है मैंने आपको 5 रुपए दिए हैं, मैं कहूंगा हाँ तुमने मुझे 5 रुपए दिए हैं, तो बताओ इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्या मैं आपके विरुद्ध बात कर रहा हूं, नहीं, मैं तो एडमिट कर रहा हूं। क्लियर, मैं तो एडमिट कर रहा हूं कि हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो 5 रुपए दिए, मैं कह रहा हूं हाँ दिए। ठीक है, फिर तुम बोलो कि सर आपने मुझे पेन नहीं दिया, मैं कहूं कि नहीं ये तुम गलत कह रहे हो, ये मैं आपकी बात को क्या करता हूं, इस बात का खंडन करता हूं, मैं इस बात को डिनाई करता हूं। आप कह रहे हो कि तुमने मुझे पेन नहीं दिया, मैं कह रहा हूं मैंने तुम्हें पेन उसी वक्त दे दिया था। क्लियर, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा,
यहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्या? यहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि तुम बोल रहे हो, मैं मान रहा हूं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट का आएगा। और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो लड़ाई किस बात की, तो ट्रायल किस बात का? ठीक है, बट जो पॉइंट ऐसा होगा जिस पर दोनों विरुद्ध बातें करेंगे, जिसपे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्लियर, उस कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट पर कोर्ट क्या करेगी, इशू फ्रेम करेगी। इशू क्या फ्रेम करेगी कि साहब बी ने ए को पेन दिया था, ये इशू बनेगा। क्लियर, एक जना इसे प्रूफ करेगा, एक जना इसे डिसप्रूव करेगा। क्लियर, और इन्हीं दोनों को प्रूफ डिसप्रूव करने के बाद क्या आएगा, फाइनली जजमेंट आएगा। क्लियर, तो ये जो इशू फ्रेमिंग है, इसी को हम बोलते हैं कि कोर्ट ने क्या करा है, कोर्ट ने इशू को सेटल कर दिया। ठीक है, कि साहब इनमें से जितने भी पॉइंट प्लेंट में लिखे हुए थे, उनमें से क्या करा, इशू, दो इशू को क्या बना दिया, यहां पे फैक्ट इन इशू बना दिया, इशू ऑफ फैक्ट बना दिया। क्लियर, तो इसे बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ इशू। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट जब फर्स्ट हियरिंग करता है, जब इन दोनों की सुनवाई करता है, तो वो देखता है कि किन किन इशू पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वो देखता है किन किन बिंदुओं पे क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, उन बिंदुओं पे वो क्या बना देता है, इशू बना देता है, उसी को हम बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। और जब हमारे पास इशू आ जाएंगे, कौन से, कॉन्फ्लिक्ट वाले, तो इसी इशू पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, इन्हीं इशू पे ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इसी इशू पे ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। बेटा ये जो मैटर इन इशू और सेटलमेंट ऑफ इशू है ना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये आगे आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, ये अभी केवल आपको मैं शेयर करा रहा हूं सीपीसी की। ठीक है, अभी केवल आपको ओवरव्यू, आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं सीपीसी का, ताकि आप पढ़ने योग्य बन पाए सिविल प्रोसीजर कोड को। अब ये समझ में आ गया। अब सेटलमेंट ऑफ इशू समझ में आ गया, क्या होगा फर्स्ट हियरिंग के बाद सेटलमेंट ऑफ इशू, जिन इश्यूज पे कॉन्फ्लिक्ट है, जिन इश्यूज पे ट्रायल चलेगा। क्लियर, तो जिस स्टेज पे इशू को फ्रेम किया जाता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ इशू। इज दिस क्लियर? फ्रेमिंग ऑफ इशू बोल सकते हो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताइए। हाँ, फैक्ट इन इशू, इसी चीज को फैक्ट इन इशू बोल दोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप सबको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। ट्रायल, अब देखो आएगा भी, चलेगा। इशू सेटल होते ही, मतलब इशू फ्रेम होते ही ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा और यहां से ट्रायल चलेगा। ट्रायल में क्या क्या चीजें होंगी, ये हमें करना है, बट ट्रायल स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का ब्रेक। क्लियर, ट्रायल स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का ब्रेक। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके देन, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्रायल। हाँ हाँ, अंजलि गौर, वेरी करेक्ट। हाँ भव्यकांश है, यू आर ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, चलिए, ओके। नहीं खैरुल अभी इतना छोटा नहीं है, अभी ये लंबा है, तो इस वजह से ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे।
हाँ रवि, लेनी पड़ेंगी तुम्हें पहली क्लास। लिस्ट ऑफ टॉपिक है, लिस्ट ऑफ टॉपिक की एक बार को मत भी लेना। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब ट्रायल, ट्रायल स्टार्ट हो गया। अब ट्रायल, पूरे ट्रायल के बाद जजमेंट आएगा। ठीक है, पूरे ट्रायल के बाद जजमेंट आएगा, बट ट्रायल में होगा क्या क्या ये, ठीक है पहले पढ़ाने तो सत्य है, उसके बाद पूछना। ठीक, पहले ट्रायल के बाद जजमेंट आएगा। बट ट्रायल में होगा क्या क्या, देखो ट्रायल में दो स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले प्लेंटिफ को मौका दिया जाएगा, प्लेंटिफ को मौका दिया जाएगा कि वो अपने तरफ के साक्ष्य को प्रस्तुत करे, मतलब अपने तरफ के, अपने फेवर के एविडेंसेस को लेके आए। ठीक है, और ये प्रूफ करे कि बी ने उसका राइट वायलेट किया है। क्लियर, प्लेंटिफ क्या करेगा, प्लेंटिफ अपने तरफ के, अपने फेवर के एविडेंस लेके आएगा, इसलिए इस स्टेज को प्लेंटिव एविडेंस स्टेज कहते हैं। प्लेंटिव एविडेंस स्टेज कहते हैं। क्लियर, तो ट्रायल में जो पहली स्टेज आएगी, ट्रायल में जो पहली स्टेज आएगी वो प्लेंटिव एविडेंसेस की आएगी, यानी कि वादी साक्ष्य। वादी साक्ष्य, यहाँ पे वादी अपने फेवर के क्या लेके आएगा, साक्ष्य लेके आएगा, यानी एविडेंसेस लेके आएगा, ये प्रूफ करने को कि डिफेंडेंट ने उसका राइट वायलेट किया है। क्लियर, फिर जब ये अपनी तरफ के सारे साक्ष्य जमा कर देगा, ये अपनी तरफ के सारे एविडेंसेस कोर्ट में पेश कर देगा, उसके बाद डिफेंडेंट को मौका दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रतिवादी को मौका दिया जाएगा कि वो अपने तरफ के एविडेंस लेके आए। ठीक है, अपनी तरफ के एविडेंस लेके आए, प्रतिवादी साक्ष्य। ठीक है, और ये प्रूफ करे कि मैंने उसका राइट वायलेट नहीं किया। ठीक है, मैंने उसका राइट वायलेट नहीं किया। क्लियर, तो यहां पर डिफेंस अपने फेवर के एविडेंस लेके आएगा, इसीलिए इसे डिफेंस एविडेंस स्टेज बोलते हैं। क्लियर, इसीलिए इसे डिफेंस एविडेंस स्टेज बोलते हैं। क्लियर, तो ट्रायल में होगा क्या, ट्रायल में पहले प्लेंटिफ को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी तरफ के एविडेंस लाए, यानी कि वादी को मौका दिया जाएगा कि वो अपने फेवर के साक्ष्य लाए, जमा करे। फिर डिफेंडेंट को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी तरफ के एविडेंस लाए और जमा करे। कोर्ट जब दोनों के साक्ष्यों को देखेगी, कोर्ट जब दोनों के एविडेंसेस को देखेगी, तो दोनों के एविडेंसेस को देखने सुनने के बाद फाइनली वो क्या सुना देगी, जजमेंट सुना देगी। ठीक है, यानी कि क्या ऑर्डर करेगी, डिक्री ऑर्डर कर देगी। क्लियर, डिक्री ऑर्डर कर देगी। क्लियर, डिक्री ऑर्डर कर देगी। क्लियर, अब इस जजमेंट के बाद भी अभी तक प्रोसीडिंग खत्म नहीं हुई। हाँ, ओरिजिनल प्रोसीडिंग यहां पे खत्म, मेन प्रोसीडिंग यहां पे खत्म, बट मेन प्रोसीडिंग के बाद कुछ इंसिडेंटल प्रोसीडिंग इसकी चलती हैं। मेन प्रोसीडिंग के बाद कुछ इंसिडेंटल प्रोसीडिंग इसमें चलती हैं, जैसे जैसे डिक्री के बाद इसका एग्जीक्यूशन, इसके एग्जीक्यूशन कराया जाएगा, या फिर इस डिक्री के अगेंस्ट क्या होगा, अपील फाइल हो जाएगी। ठीक है, अपील फाइल हो जाएगी। क्लियर, क्लियर, तो ये क्या है, दीज ऑल आर इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स टू दिस मेन प्रोसीडिंग। क्लियर, ये क्या है, ये क्या है, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है, जो इसके होने की वजह से, इस मेन प्रोसीडिंग होने की वजह से ये प्रोसीडिंग हो सकती है। क्लियर, एक्स पार्टे कब होगा, ये कैसा क्वेश्चन है, एक्स पार्टे कब होगा। बेटा अभी तो पूरी सीबीसी पढ़नी है तुम्हें, तुम इतना अभी से चिंतित मत हो। क्लियर, तो अपील, रिव्यू, रिवीजन, एग्जीक्यूशन, दीज ऑल आर इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, जो कि जजमेंट आने के बाद की प्रोसीडिंग्स है। क्लियर, जजमेंट आने के बाद की प्रोसीडिंग्स। भव्य कांजे बोल रहे हैं सर, एग्जामिनेशन और क्रॉस यहाँ कौन सी स्टेज में आएगा, एविडेंस स्टेज में।
एविडेंस की सारी चीजें देखो, एविडेंस की सारी चीजें एविडेंस स्टेज में आएंगी, और एविडेंस स्टेज देखो कहां पर है, एविडेंस स्टेज काम कर रही है ट्रायल में। तो जो इंडियन हमारा एविडेंस एक्ट है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसका जो यूज होता है वो केवल और केवल कहां होता है, ट्रायल में। यूज ऑफ एविडेंस कहां होता है, ट्रायल में, एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। तो यहाँ एविडेंस की जितनी भी चीजें हैं वो सब कहां पर फॉल करती हैं, ट्रायल में फॉल करती हैं। क्लियर? अब देखो एक बार में मैं पूरा समझा देता हूं आपको। देखो हमारे पास एक राइट था, हमारे पास एक राइट था, उस राइट को किसी ने वॉयलेट कर दिया, तो हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो मैंने प्लेंट फाइल कर दी, प्लेंट सूट बन गई। सूट के बाद कोर्ट ने डिफेंडेंट को समन भेज दिया, समन पढ़ के उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया। रिटन स्टेटमेंट के बाद कोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग करी। फर्स्ट हियरिंग करने के बाद कोर्ट ने सेटलमेंट ऑफ इशू किया। सेटलमेंट ऑफ इशू, इशू सेटलमेंट करते ही क्या स्टार्ट हो गया, ट्रायल स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, यहां लिख देता हूं, ट्रायल स्टार्ट हो गया। ठीक है, ट्रायल में दो स्टेजेस हमने देखी। पहली प्लेंटिफ एविडेंस स्टेज, ठीक है, और दूसरी डिफेंडेंट एविडेंस स्टेज। ठीक है, ट्रायल के बाद क्या आ गया, जजमेंट आ गया।